जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लेक्चर में, जिसमें कि हम कंप्लीट करने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि है एक्सपेंशन, जो कि ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया किस तरीके से हुआ। उसमें अगला टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि है मैसूर। मैसूर में किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर ने अपना एक्सपेंशन किया और उस पर कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पर अडॉप्ट की गई, उन सभी पर आज का ये लेक्चर रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कि हिस्ट्री का सिलेबस आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर आता है एग्जाम में, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक के आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे, यहाँ से कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ में क्लास के साथ चलते चलते भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मैसूर। और मैसूर में जो ब्रिटिश एम्पायर है उस पर किस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से उसने अपना विस्तार किया, और यहाँ पर मैसूर में प्राचीन में कौन सा एम्पायर था जिस एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद में अन्य एम्पायर, छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो सामंत थे वहां पर, वो किस तरीके से आगे उनका विकास हुआ और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ये सारे पॉइंट्स आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मैसूर। मैसूर जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट गढ़ के रूप में साबित कैसे हुआ, ये भी हम आगे इस क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। चलिए, तो मैसूर में ब्रिटिश शासन का जो की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई, ये हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं, और किस तरीके से यहाँ पर ये परिस्थितियां जो कि इक्वल और मैच कर गई ब्रिटिश एम्पायर के लिए। तो कौन से वो कारण रहे, ये हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं। तो हम अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, अगर हम इसको अंग्रेजों के आगमन से पहले की बात करें, तो विजयनगर, यहाँ पर जो मैसूर साम्राज्य था, जो मैसूर राज्य था, जिस समय की अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने सत्ता का विस्तार किया, उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर इतिहास में विजयनगर साम्राज्य था, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर के पतन के बाद में यहाँ पर मैसूर राज्य की उत्पत्ति हुई, यानी कि मैसूर राज्य विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में यहाँ पर एक मैसूर स्टेट यहाँ पर स्थापित होता है। तो वो विजयनगर एम्पायर, जो कि हम बात करें तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें कि विजयनगर एम्पायर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो एक फाइनल, यानी कि समझ लीजिए कि एक अंतिम संघर्ष जो हुआ, उसके बाद में विजयनगर एम्पायर का यहाँ पर डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। जब डिक्लाइन होना चालू हो जाता है तो उस समय यहाँ पर मैसूर राज्य की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंस की, तो ये मैसूर राज्य है। मैसूर राज्य में ब्रिटिश एम्पायर को अपने विस्तार के लिए यहाँ पर 4 युद्ध लड़ने पड़े थे। वो 4 युद्ध कौन कौन से थे, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहला जो युद्ध था वो आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1768 से लेके 1799 के बीच में 4 युद्ध का यहाँ पर सामना करना पड़ता है ब्रिटिश एम्पायर को। और उसके बाद में जो मैसूर राज्य है वहां पर ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है। तो पहला युद्ध जो कि 1768 से लेकर 1799 में लड़ा गया, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा युद्ध था, वो भी आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो कि 1780 से लेके 1784 के बीच में लड़ा गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से लेकर 1792 के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि एक आखिरी फाइनल कंक्लूजन था, जो कि 1799 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों जो युद्ध थे आंग्ल मैसूर, यानी कि ब्रिटिश के साथ में मैसूर के जो युद्ध हुए थे, उन युद्ध के कारण क्या रहे, और साथ में इस युद्ध के बाद में कैसी परिस्थितियां मैसूर राज्य में बनी, ये सब हम आगे समझने वाले हैं। तो इसको हम शुरू से, यानी कि
जब विजयनगर एम्पायर था और विजयनगर एम्पायर के बाद में यहाँ पर जो साम्राज्य यहाँ पर मैसूर राज्य आया, उस मैसूर राज्य में किस वंश का यहाँ पर शासन था उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो आगे चलते हैं, इसके इतिहास में अगर हम आगे बढ़े तो मैसूर राज्य की अगर उत्पत्ति होती है, मैसूर राज्य का जो उदय है वो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो मैसूर राज्य का जो उदय है वो 1565 में तालीकोटा का जो युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध जो कि एक बहुत ही ज्यादा भयंकर युद्ध के रूप में जाना जाता है, जब बहमनी साम्राज्य का यहाँ पर डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर 5 शाही वंश बहमनी साम्राज्य में यहाँ पर स्थापित हुए थे। अलग अलग 5 शाही वंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी, अलग अलग, जो कि थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। ये 5 जो गुट थे ये दक्कन के यानी कि दक्कन के ग्रुप थे, दक्कन के गुट थे जो कि बहमनी साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद में यहाँ पर शाही वंश का उदय होता है। और ये शाही वंश जो होते हैं ये 5 होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। ये पांचों शाही वंश एक साथ इकट्ठा होकर विजयनगर एम्पायर पर यहाँ पर संघर्ष के रूप में सामने आते हैं और विजयनगर एम्पायर के साथ में ये मिलकर युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, यानी कि तालीकोटा में ये युद्ध लड़ा गया था और ये 1565 की लड़ाई है। 1565 की ये आखिरी कंक्लूजन वाला युद्ध था जिसमें कि विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन चालू होता है तब यहाँ पर मैसूर राज्य का उदय होता है। मैसूर राज्य जो कि विजयनगर के विघटन के बाद में, विजयनगर के डिक्लाइन के बाद में यहाँ पर सामने आता है। तो जो विजयनगर एम्पायर जब सामने का डिक्लाइन होता है तो उस समय विजयनगर एम्पायर जो कि काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ये छोटे छोटे उस समय के जो राजा थे जो कि विजयनगर एम्पायर के अंडर में रूल करते थे, टैक्सेस पे करते थे। जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो वो सभी सामंत, वो सभी राजा यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और स्वतंत्र घोषित करने के बाद में यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। छोटे छोटे राज्य यहाँ पर सामने आ जाते हैं और वो यहाँ पर अपने आप को फ्री घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और छोटे छोटे स्टेट्स यहाँ पर राइज होते हैं। तो उसी में एक राज्य था मैसूर जो कि यहाँ पर सामने आता है और मैसूर राज्य की स्थापना यहाँ पर जो होती है वो वाडियार वंश यहाँ पर स्थापित होता है। अगर वाडियार वंश की बात की जाए जिसको कि वोडियार या फिर ओडियार वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो वोडियार, वाडियार या ओडियार के नाम से अगर आपको यहाँ पर किसी डायनेस्टी का नाम मिले तो वो मैसूर राज्य की डायनेस्टी है। अगर हम ओडियार के प्राचीन इतिहास की बात करें तो ओडियार वंश या फिर वाडियार वंश जो कि हिमालय की एक ट्राइबल जनजाति थी जो कि हिमालय से वहां से स्केप होकर दक्षिण भारत की तरफ में आ गई थी और दक्षिण भारत में कर्नाटक में आकर यहाँ पर स्टेब्लिश हुई। और कर्नाटक का जो क्लाइमेट था, मैसूर क्षेत्र का जो क्लाइमेट था, पर्यावरण था, वहां की ग्रीनरी देखकर इतनी ज्यादा उत्साहित हुई थी, यहाँ पर आकर उन्होंने अपने आप को स्टेबिलिटी दे दिया और यहीं पर आकर अपना जो भी है जीवन यहाँ पर चलाने लगे और धीमे धीमे करके यहाँ पर अपने आप को संगठित कर कर एक राज्य की स्थापना की थी। और उस राज्य का जो वंश का नाम था वो ओडियार वंश कहलाया जो कि हिमालय ट्राइबल जनजाति यहाँ पर आकर रहने लगी थी। अगर हम इसकी बात करें तो विजयनगर एम्पायर में 1399 में, नोट कीजिएगा, मैसूर में जो एक वोडियार वंश का शासन हुआ, अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1399 में मैसूर एम्पायर के अंडर से ही इन्होंने शुरुआत कर दी थी। यानी कि एक स्वतंत्र तो नहीं थे लेकिन ये अपना रूल विजयनगर एम्पायर के साथ ही करते थे। कब? 1399 से इन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया था और यहाँ का पहला जो वोडियार वंश का शासक था वो था यदुराय वोडियार। यदुराय वोडियार ने इस वोडियार वंश की स्थापना की थी 1399 में और इस समय ये विजयनगर एम्पायर के अंडर में रूल किया करते थे। यहां तक मेरे ख्याल से आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसकी स्थापना करने वाला पहला रूलर कौन था जिसने की वोडियार वंश की स्थापना की? यदुराय वोडियार, जिसने की यहाँ पर वोडियार वंश की स्थापना की थी 1399 में। आगे चलकर
जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होता है तब वोडियार वंश, वोडियार डायनेस्टी अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है, जो कि 1565 के बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, जब विजयनगर एम्पायर यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आगे बढ़े तो ये जो मैसूर राज्य है, ये भारत के दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र, जो कि इस समय में यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक का जो क्षेत्र कहलाता है, वो उस समय का मैसूर राज्य कहलाता था, जिसमें कि तमिलनाडु भी यहाँ पर कहलाता है। पहले की बात की जाए तो प्राचीन में कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो आज के समय में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक कहलाता था, लेकिन वक्त के बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु दो स्टेट में आज के समय में देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक क्षेत्र मैसूर, जो आज के समय में मैसूर उसकी एक सिटी है वो कहलाती है। वो पूरा का पूरा स्टेट जो है वो मैसूर स्टेट काफी बड़ा स्टेट कहलाता था, जिसकी बॉर्डर गोवा तक लगती थी, गोवा तक लगती थी। ये पूरा स्टेट जो कहलाता था ये मैसूर राज्य कहलाता था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरीके से ये अपने आप को एक्सपेंस करते हैं। तो शुरुआत में यहाँ पर एक हिंदू शासन स्थापित था, ये तो आपको क्लियर हो गया था, जो था वोडियार वंश, जिसने की अपनी सत्ता स्थापित की थी। 1766 तक इसकी अपनी सत्ता स्थापित रही, यानी कि 1399 से लेकर 1399 में यदुराय वोडियार ने अपने वोडियार वंश की स्थापना की, जो कि मैसूर राज्य को स्वतंत्र घोषित करने वाला ये राजा जो था, ये 1565 के बाद में कालीकोटा के बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। और इसकी सत्ता, वोडियार वंश की जो सत्ता थी वो 1766 तक ये अपने आप को स्थापित रखता है। देन उसके बाद में यहाँ पर हैदर अली नाम का एक नवाब यहाँ पर अपनी इस मैसूर राज्य को अपने अंडर में ले लेता है और यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। लेकिन वो जो घटना थी वो कैसे घटी ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर बात करें 1766 में जब वोडियार वंश यहाँ पर इसका आखिरी राजा था, तो वो आखिरी राजा कौन था? वो था कृष्णराज वोडियार। कृष्णराज वोडियार जो कि यहाँ पे जो कि सेकंड था, कृष्णराज द्वितीय वोडियार, जो कि यहाँ का अंतिम स्वतंत्र राजा के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता है। इसके शासनकाल को की जो संपूर्ण सत्ता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो संपूर्ण सत्ता यहाँ पर वो एक्चुअली क्या ना कि जो कृष्णराज द्वितीय था वोडियार, वो एक नाम मात्र का शासक था और इसकी पूरी की पूरी जो शासनकाल की जो सत्ता थी वो सत्ता दो भाइयों में यहाँ पर आ गई थी, दो भाइयों के हाथों में आ गई थी। वो दो भाई थे नंदराज और देवराज। नंदराज यानी कि वास्तविक शक्ति, रियल पावर जो थी वो यहाँ पर दो भाई जो कि दो मंत्री थे, टू मिनिस्टर थे, उनके हाथ में आ गई थी, जिनका नाम था नंदराज और देवराज। नंदराज जो था वो यहाँ पर वित्त मंत्री था, वित्त यानी कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभालता था। और जो देवराज था वो यहाँ पर सेनापति था, यानी कि सेना का प्रमुख था। तो इन दोनों के हाथों में जो मैसूर राज की सत्ता थी इन दोनों के हाथ में आ गई थी। नंदराज ने 1700, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल याद रख लेना। नंदराज जो कि यहाँ पर वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है ना, इसने 1749 में हैदर अली को सेना में अपना अधिकारी बनाया। 1749 से हैदर अली की यहाँ पर शुरुआत होती है। हैदर अली जो कि यहाँ पर पहले से ही अपने फादर के साथ में रह रहा था, इसको भी अपन समझेंगे और उसका इतिहास क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन नंदराज ने, जो कि हैदर अली शुरू से ही एक सैनिक के रूप में अपनी कहीं ना कहीं पे एक तैयारी कर रहा था, तो 1749 में हैदर अली ने को सेना में अधिकारी के रूप में कौन बनाता है? नंदराज। नंदराज इसको लेके आता है हैदर अली को, और उसके बाद में ये डिंडीगुल का फौजदार बनता है, यानी कि डिंडीगुल इसके अंडर में आ जाता है और डिंडीगुल का ये फौजदार बनता है 1755 में। 1755 में ये डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है। और आखिर में जाकर देखा जाए तो 1761 में मैसूर का शासक बनता है ये। 1761 आते आते इसके हाथ में मैसूर की पूरी सत्ता आ जाती है।
1761 तक। तो आप सोच सकते हैं 1749 में नंदराज के द्वारा हैदर अली को सेना में अधिकारी बनाया गया और 1755 में ये डिंडीगुल का फौजदार बनता है और फौजदार बनने के बाद में 1761 तक संपूर्ण सत्ता जो मैसूर की थी वो हैदर अली के हाथों में आ जाती है। अब हम हैदर अली की थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं कि हैदर अली आखिर था कौन और कहां से आया था। अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली का जन्म बुद्दीकोट में 1721 में हुआ था। 1728 में हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद का निधन हो गया, यानी कि जो हैदर अली के पिता थे फतेह मोहम्मद, ये भी एक फौजदार थे और एक सैनिक के रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। जब ये सैनिक के रूप में यहाँ पर दक्षिण भारत में अपनी सेवा दे रहे थे, उसी समय हैदर अली भी यहाँ पर उनके अंडर में एक ट्रेनिंग ले रहा था और यहाँ पर एक सैनिक बनने की यहाँ पर पूरे के पूरे गुण उसमें शामिल थे। तो जब 1728 में हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद का निधन हो जाता है, देन उसके बाद में हैदर अली को 1749 में नंदराज के द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जब वो अधिकारी बन जाता है तो अधिकारी बनने के बाद में 1750 में उसको अपनी जो वफादारी है, अपनी जो सैनिक की कला है वो दिखाने का पूरा मौका मिल जाता है। वो मौका होता है कर्नाटक में एक युद्ध होता है 1750 का। कर्नाटक के युद्ध के समय हैदर अली अपनी योग्यता दिखाता है और उसको पूरा मौका यहाँ पर अपने सैनिक के गुण का दिखाने का मिल जाता है। तो ये युद्ध कौन सा होता है? 1750 का, जो कि कर्नाटक का युद्ध कहलाता है, जिसमें कि हैदर अली अपनी कुशल योग्यता, अपने सैनिक के गुण यहाँ पर मैसूर राज्य को और उनके जो अंडर में थे नंदराज को यहाँ पर दिखा देता है। तो जब यहाँ पर दिखाता है तो यहाँ पर जो युद्ध होता है उस युद्ध को में हैदराबाद के जो निजाम थे नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में उसकी जगह पर मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया जाता है। मुजफ्फर जंग, ध्यान रखिएगा, 1750 में जब हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या कर दी गई, उसकी जगह पे मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया गया। तो हैदर अली को क्या हुआ, उसका एक पारितोषिक मिला और वो पारितोषिक था 1755 में, जो कि मैंने आपको बताया 1755 में इसको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया गया। उसको यहाँ का पारितोषिक मिला जिस तरीके से उसने उस युद्ध में अपना कौशल दिखाया और उससे वो आगे बढ़ा, उसका यहाँ पर प्रमोशन हो गया और सैनिक से वो फौजदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। डिंडीगुल का, कहाँ का? डिंडीगुल का ये फौजदार बनता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। डिंडीगुल में उसने फ्रांसीसी अधिकारियों के देख रेख में, यानी कि यहाँ पर फ्रांसीसी जो अधिकारी थे वो पहले से यहाँ पर थे, तो उनके सुपरविजन में, उनके देख रेख में यहाँ पर एक तोप खाना, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक बारूद से तैयार किया हुआ तोप खाना यहाँ पर स्थापित किया। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली के द्वारा डिंडीगुल में फ्रांसीसी अधिकारियों के देख रेख में एक तोपखाना स्थापित किया। उसके बाद में हैदर अली ने 1760 में 1760 आते आते 1760 आते आते, ठीक है ना, इसने नंदराज की सारी शक्तियां छीन ली थी। यानी कि ये धीमे धीमे इसके पास में इतने पावर आ जाते हैं कि उस समय का जो वित्त मंत्री था नंदराज, ठीक है ना, इसके भी कंट्रोल में नहीं रहता और इससे पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में ले लेता है। जब अपने हाथ में ले लेता है तो जब ये पूरा का पूरा पावर आने के बाद में हैदर अली ने अपने जो अपना क्षेत्र था उस क्षेत्र का विस्तार करना यहाँ पर चालू कर दिया था। ठीक है ना, चालू किया था। उसके बाद में 1761 में हैदर अली यहाँ पर मैसूर का शासक बन जाता है और मैसूर का जो राजा था कृष्णराज वोडियार द्वितीय, जो कि 1734 में गद्दी पर बैठता है और 1761 तक रहता है। तो 61 में इसको किले में ही, अपने उसके महल में ही कैद कर लेता है और महल में ही यहाँ पर नजरबंद करके यहाँ पर रख लेता है। और उसके बाद में मैसूर की गद्दी पर ये खुद आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कठपुतली, एक नाम मात्र का शासक था और इसकी पूरी गद्दी दो जो मंत्री थे, क्योंकि नंदराज और देवराज ये संभाल रहे थे। तो
इसको इसकी पूरी मौका यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक सेनापति था वो था हैदर अली, जिसके की नेतृत्व में इसने कई लड़ाइयां लड़ी। तो यहाँ पर मौका मिला और नंदराज से पूरी शक्ति छीनकर अपने अंदर में लेता है, और 1761 में ये मैसूर का शासक बन जाता है और मैसूर के राजा को यहाँ पर महल में ही कैद कर लेता है। उसके बाद में 1761 में बेदनूर में जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है, और बेदनूर के राजा की मृत्यु के बाद में उसके दो पुत्र होते हैं। उस पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। जब उत्तराधिकार यानी कि वहां पर गद्दी पर कौन बैठेगा, बेदनूर, जो कि उस समय उसके उसका जो नाम है आगे जाकर बदलकर हैदर नगर के रूप में रखा जाता है, और वही आगे जाके अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेदनूर है, बेदनूर के राजा की मृत्यु 1763 में होती है। ये घटना याद रखिएगा। जब उसकी मृत्यु होती है तो उनके दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, अगली जो स्लाइड है उसमें अपन को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आगे की नीतियों के बारे में। तो ये पॉइंट समझिएगा, जब बेदनूर के राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। तो हैदर अली अपनी खुद की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दोनों भाइयों को यहाँ पर बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है। जब हत्या करता है तो उसके बाद में बेदनूर का नाम बदलकर इसने अपने नाम पर उसका स्वयं का नाम यहाँ पर दे देता है, जिसका नाम होता है हैदर नगर। बेदनूर का नाम बदल देता है वो, और बेदनूर का नाम बदलकर हैदर नगर कर देता है, और वहां पर अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देता है, अपना एक अधिकारी वहां पर अपॉइंट कर देता है। इसके बाद में हैदर अली कोचीन, पालघाट, कालीघाट और कन्नड़ पर भी विजय प्राप्त करता है। कन्नड़ वाला क्षेत्र, कोचीन, पालघाट, कालीघाट, कालीकट यानी कि केरल का जो क्षेत्र है, केरल के सटे हुए जितने भी क्षेत्र थे उस पर भी अपनी विजय प्राप्त करता है, और वहां पर जीत हासिल करके उस पर भी अधिकार कर लेता है। उसने मालाबार के दो नायक, मालाबार के जो मालाबार में उस समय नायक नाम की एक पूरी जाति यानी कि पूरा एक नायक वहां पर राज करते थे। तो नायकों को यहाँ पर दक्षिण भारत में, ठीक है ना, दक्षिण भारत के उस समय के जो पॉलीगर थे, पॉलीगर यानी कि दक्षिण भारत में किसानों को पॉलीगर के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीगर की सत्ता को यानी कि उनके जो कि नायक थे, नायक जो कि यहाँ पे किसानी करते थे, उन किसानों से वहां पर जो स्वतंत्रता थी वो छीन लेता है और उनको अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। जब बात करता है फिर उसके बाद में फिर आगे और भी ज्यादा ये सक्रिय हो जाता है अपने सत्ता के विस्तार के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए। उसके बाद में इसने सुंडा, सीधी, गुट्टी को भी अपने मैसूर राज्य में मिला लिया। तो ये था हैदर अली का एक छोटा सा क्षेत्र जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं। राज्य के विस्तार के बाद में हैदर अली ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। अपनी राजधानी किसको बनाया, अपनी राजधानी वापस लौटाया, ये जो कि पहले से ही राजधानी थी उसकी श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, रंगापट्टनम ये वापस अपने राज्य के विस्तार के बाद में वापस लौटाता है। परंतु इसके बाद में उसने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये दक्षिण भारत में अपनी शक्ति के विस्तार में लगा हुआ था, लेकिन पीछे से जो अन्य शक्तियां थी वो इसका लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी, और उसमें अन्य शक्तियों को यहाँ पर रोकने का पूरा मौका मिल गया। जो शक्ति थी कौन? मराठा। ठीक है, तो मराठाओं की जो शक्ति थी, मराठाओं ने इन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया। तो हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए सबसे पहले मराठाओं ने पहल की, और 1764 में उस समय के जो पेशवा थे माधवराव ने मैसूर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। माधवराव ने 1764 में मैसूर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में हैदर अली को यहाँ पर पराजित होना पड़ता है, यानी कि वो यहाँ पर हार का सामना करता है, और हारने के बाद में यहाँ पर संधि करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो क्या हुआ, 1764 में पेशवा माधवराव के साथ में मैसूर के विरुद्ध यहाँ पर आक्रमण होता है, जो आक्रमण करता है। उसके बाद में हैदर अली मराठाओं से पराजित हो जाता है, और 1765 में उनके साथ में संधि करता है। और संधि करने के बाद में यहाँ पर बानूर जिले के साथ साथ बानूर और गुटी कथा बानूर जिले के साथ साथ यहाँ पर
कुछ नगद राशि भी यहाँ पर संधि के रूप में माधवराव जो माधवराव था मराठा पेशवा उसको देने पड़ते हैं, जो कि 32 लाख रुपए नगद यहाँ पर पेशवा को प्राप्त होते हैं उस हार में जो संधि होती है, जो कि हैदर अली को देनी पड़ती है। बाद में अंग्रेज और हैदर अली के हित हैं ये आपस में टकराने लगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसियों के साथ में हैदर अली की मित्रता थी, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर इसने यहाँ पर कई चीजों को आगे बढ़ाया था, जैसे कि डिंडीगुल में जो तोपखाना है वो विकसित किया था फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर। लेकिन अंग्रेजों के साथ में इसके रिश्ते हैदर अली के सही नहीं थे, तो यहाँ पर अंग्रेज और हैदर अली के हित आपस में टकराने लग गए और दोनों के बीच में लगातार यहाँ पर युद्ध हुए। और उन्हीं युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? आंग्ला मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं। हैदर अली की जो नीतियां थी वो नीतियां आपको मैंने अभी शुरू में बताई। इसने सेना सुधार भी करवाए थे, जिसमें कि डिंडीगुल में यहाँ पर फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर तोपखाने की भी स्थापना करता है। आर्थिक सुधार यहाँ पर लेके आता है जब ये नवाब बनता है। फिर उसके बाद में धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस भी यहाँ पर अपनाता है, जिसमें कि इसने सनातनी यानी कि चामुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है वहां पर दान दिया, और साथ ही साथ में अपने सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु यानी कि जो सिक्के इसने चलवाए थे उस सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन करवाया था, यानी कि वो उसमें खुदवा कर वो चलवाए थे। यानी कि ये एक रिलीजियस टॉलरेंस अपनाता है, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था ये। और यहाँ पर सभी धर्म के जो लोग, जो पब्लिक, जो प्रजा, जो जनता वहां पर रहती थी, सभी के साथ में धार्मिक सहिष्णुता अपनाता था। और रिलीजियस टॉलरेंस में यहाँ पर चामुंडेश्वरी जो देवी है, यहाँ पर मैसूर में चामुंडा माता का जो मंदिर है जो आज भी वहां पर है, वहां पर इसने दान दिया था मंदिर बनवाने हेतु, और साथ में सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु को भी खुदवाया गया था। तो ये था रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि हैदर अली की नीति में शामिल था। साथ में फ्रांस के साथ में, फ्रांसीसियों के साथ में इसका फ्रेंडली नेचर था, और अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर कूटनीति के साथ में उनके साथ में युद्ध किया था, जो कि यहाँ पर ब्रिटेन के आर्थिक हितों की यहाँ पर वो आड़े लिया था। जो उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर ब्रिटेन के साथ में यहाँ पर आर्थिक हितों पर काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट लिया था, जो कि आगे जाकर युद्ध का कारण बनता है। और साथ में अंग्रेजों की ये साम्राज्यवादी दक्षिण विस्तार नीति थी, उस पर भी रोक लगाने का यहाँ पर प्रयास किया, और उसी का जो कारण बना वो कारण बना था यहाँ पर आंग्ल मैसूर संघर्ष, जिसमें कि 4 युद्ध हुए थे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। पहला युद्ध जो हुआ था 1917 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 1769 के बीच में होता है, जो कि हैदर अली के साथ में होता है। और मैसूर से हैदर अली और अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर वेरलेस्ट ये दोनों आमने सामने होते हैं। और यहाँ का जो परिणाम होता है वो परिणाम यहाँ पर सामने देखने को मिलता है, जिसमें कि हैदर अली यहाँ पर जीत हासिल करता है। और इस जीत के बाद में यहाँ पर एक संधि होती है, जिस संधि का नाम होता है मद्रास की संधि होती है, जो कि 1769 में ये कंप्लीट होती है। इसको भी हम समझेंगे आगे जाके। दूसरा युद्ध जो होता है वो है सेकेंड युद्ध, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है, जो कि इस समय हैदर अली अपने पुत्र के साथ में ये युद्ध लड़ता है। उसका पुत्र जो कि टीपू सुल्तान था, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के बीच में ही हैदर अली अपने स्वास्थ्य खराब के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग सामने रहता है। और यहाँ पर भी मंगलोर की संधि होती है, और मंगलोर की संधि जो कि 1784 में होती है। और यहाँ पर किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जो कि इन्होंने जीत लिए थे वो एक दूसरे को वापस कर देते हैं, ये भी हम आगे समझेंगे। इस तरीके से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1790 से लेकर 1792 के बीच में होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान यहाँ पर अंग्रेजों में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ में ये युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में यहाँ पर टीपू सुल्तान
कि मैसूर की हार होती है और ये हार में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो कि 1792 में ये संधि करके इस युद्ध को यहाँ पर खत्म किया जाता है। ये एक ट्रीटी होती है। फिर उसके बाद में चौथा आखिरी कंक्लूसिव यहाँ पर एक युद्ध देखने को मिलता है, जो कि 1799 में होता है, जो कि टीपू सुल्तान और वेलिजिली के बीच में होता है। और यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है वो, और यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व यानी कि अंग्रेज मैसूर पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 4 युद्ध होते हैं। इन चारों युद्धों को अब हम एक एक करके समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रथम युद्ध कैसे हुआ, उसके लिए जो परिस्थितियां बनी वो परिस्थितियां यहाँ पर कैसे आई। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो लगातार 4 युद्ध हुए उनको किस नाम से जाना जाता है? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहले जो 2 युद्ध थे उसमें हैदर अली ने भाग लिया था, और बाकी के जो 2 युद्ध हुए थे, अंतिम 2 युद्ध, उसमें उसका पुत्र टीपू सुल्तान भाग लेता है। यानी कि पहले 2 युद्ध में हैदर अली, और हैदर अली दूसरे युद्ध में यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरे युद्ध, तीसरा और चौथे युद्ध में यहाँ पर टीपू सुल्तान ने पार्टिसिपेट किया था एक सुल्तान के रूप में। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में यहाँ पर मैसूर राज्य का अंत हो जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब हम चलते हैं एक एक करके सारे युद्धों के बारे में समझेंगे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, तीसरे में किस तरीके से परिस्थिति बनी थी, उसके बाद में ये संधि तक कैसे पहुंचा, और चौथा जो आखिरी यहाँ पर कंक्लूजन मिलता है जिसमें कि मैसूर राज्य में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, वो परिस्थितियां कैसे यहाँ पर आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास अब आपके सामने ये होने वाली है। तो बात कर लेते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि यहाँ पर हैदर अली के साथ में ये होता है। जब हैदर अली मैसूर का नवाब रहता है, जिसमें कि अंग्रेज के सामने ये युद्ध होता है। तो ये जो युद्ध होता है ये 1767 से लेकर 1769 यानी कि 2 वर्षों तक ये युद्ध होता है। और इस युद्ध का जो कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर हैदर अली अंग्रेजों पर भारी पड़ता है, और हैदर अली की यहाँ पर विजय होती है। यहाँ पर की मजबूरी में आकर अंग्रेज मद्रास की संधि करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस संधि में यहाँ पर, ठीक है ना, क्या होता है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाता है। क्या देखा जाता है यहाँ पर मद्रास की संधि होती है, और उस संधि में यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि अब हम आपके साथ में उस तरीके से युद्ध नहीं करेंगे अगर आप अपनी जो सीमा है उस सीमा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम यहीं की यहीं सीमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हैदर अली को जीत मिलती है, और उस जीत में मद्रास की संधि, पर ये नोट कीजिएगा कि मद्रास की संधि होती है जो कि 1769 में होती है। यहाँ पर अंग्रेजों का युद्ध में लड़ने का कारण था यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति, यानी कि अपने साम्राज्य का, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करना, ये उनकी नीति में था। और साथ ही साथ में हैदर अली की जो महत्वाकांक्षा थी वो यहाँ पर थी, और साथ में लिए यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी नीति को फॉलो कर रहा था। यानी कि ब्रिटिश की जो यहाँ पर अपने साम्राज्यवादी नीति के विरोध में यहाँ पर हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में हैदर अली को यहाँ पर जीत मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। वेलरेस्ट, यहाँ याद रखिएगा, वेलरेस्ट के साथ में ये युद्ध होता है। वेलरेस्ट यहाँ पर इस युद्ध को अंग्रेजों की तरफ से लीड करता है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं सेकेंड युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में देखने को मिलता है। ये युद्ध भी जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ही हुआ था। किसके साथ? इसमें भी हैदर अली नवाब था उस समय, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। और 1784 तक टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर हैदर अली युद्ध में घायल हो गया था। यहाँ पर घायल हो गया था ये, और इसके कंधे के पास में, पीठ में एक घाव हो गया था, और साथ ही साथ में इसका स्वास्थ्य सही नहीं हो गया था, क्योंकि लगातार ये युद्ध लड़ रहा था अपने राज्य के विस्तार के लिए। तो इसको टीबी भी हो गई थी, तपेदिक भी हो गया था। इस कारण से हैदर अली के स्वास्थ्य के चलते हुए यहाँ पर हैदर अली युद्ध स्थल में ही बीमार पड़ जाता है, और वहां इसकी
मृत्यु हो जाती है और युद्ध के मध्य में ही टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है। और इसकी मृत्यु कब होती है? इसकी मृत्यु होती है 1782 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है 1784 तक। जब 1784 यानी कि 1784 तक जब युद्ध आगे बढ़ जाता है, लेकिन दोनों पक्षों में यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ में बराबर में टक्कर दे रहे थे। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ में यहाँ पर एक संधि अंग्रेजों के साथ में होती है। और इस अंग्रेज कौन था यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग, जो कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। उस संधि को मैंगलोर की संधि कहा जाता है। यहाँ पर कंक्लूजन ना निकलते हुए एक संधि लेती है और उस संधि में यहाँ पर क्या होता है, दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर देते हैं। यानी कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के क्षेत्र पर अधिकार किया था और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के क्षेत्र पर यहाँ पर अधिकार किया। उन दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर इस संधि के बाद में वापस कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। उसके कारण क्या थे? मद्रास संधि का उल्लंघन हुआ था यहाँ पर। मद्रास संधि का यहाँ पर उल्लंघन ये कारण था यहाँ पर। और साथ में इसी बीच में अमेरिका में रेवोल्यूशन आ गया था, अमेरिका में क्रांति आ गई थी, अमेरिका में जो संघर्ष थे वो तेज हो गए थे। और 1776 के बाद में 1769 तक यहाँ पर अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुआ, ये भी एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता था। अमेरिका में यहाँ पर आजादी मिल चुकी थी उस समय, अमेरिका आजाद हो गया था ब्रिटिश कॉलोनी से, यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री हो गया था। तो इस कारण से भी यहाँ पर जो हैदर अली है उसको एक मोटिवेशनल यहाँ पर मोटिवेशन मिला और यहाँ पर ये कोशिश की कि यहाँ से हम अंग्रेजों को यहाँ से भी हम भगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण था। तो इस कारण से यहाँ पे जो मद्रास की संधि थी उसका उल्लंघन यहाँ पर किया गया था। ठीक है। साथ ही साथ में अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह पर हमला किया था और माहे का जो क्षेत्र था वो हैदर अली के अंडर में आता था, क्योंकि हैदर अली ने इस पर पहले ही अधिकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर माहे पर हमला कर दिया था। तो ये भी मद्रास संधि के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। तो इस कारण से भी ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, हैदर अली ने कर्नल वैली को हराकर आरकाट, जो कि कर्नाटक का क्षेत्र था, ठीक है ना, उस पर अधिकार कर लिया था। दूसरा पॉइंट, पोर्टो नोवा के युद्ध में जो कि 1781 में हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर हैदर अली और आयरकूट के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर पोर्टो नोवा का युद्ध के रूप में जाना जाता है 1781 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये दो कारण आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं तीसरा युद्ध। क्योंकि इसी बीच में यहाँ पर ये संधि हो जाती है और संधि टीपू सुल्तान और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में होती है। वॉरेन हेस्टिंग और टीपू सुल्तान के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर जो अगला सुल्तान बनता है वो टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र रहता है, वो यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेके 1792 के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टीपू सुल्तान और उस समय अंग्रेजी गवर्नर बदल जाता है जिसका नाम था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर होता है। और यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार होती है। टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हार जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान जब पराजित होता है तो यहाँ पर अंग्रेज और टीपू के बीच में 1792 में एक संधि संपन्न होती है, एक संधि पूरी कंप्लीट होती है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम में ये संधि होती है जो कि उस समय मैसूर की राजधानी रहती है, वहां पर ये संधि संपन्न होती है। और इस संधि में के शर्त के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और सहयोगियों को देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर सहयोगी कौन थे अंग्रेज के जो सहयोगी थे वो थे निजाम और मराठा। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर मराठा भी लड़ रहे थे और निजाम भी लड़ रहे थे। और यहाँ पर टीपू सुल्तान अकेला युद्ध लड़ रहा था, यानी कि कॉर्नवालिस के साथ में ये
दो शक्तियां भी साथ थी, तो यहाँ पर संधि में अपने राज्य का आधा हिस्सा जो कि अंग्रेजों को देना पड़ता है और साथ में उनके सहयोगियों को देना पड़ता है, और साथ ही साथ में युद्ध में हट जाने के रूप में यहाँ पर जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की राशि, कितनी, 3 करोड़ रुपए की राशि भी अंग्रेजों को देनी पड़ती है। और यही कारण था कि ये एक अपमानजनक संधि के रूप में जानी जाती है। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से था, लड़ा गया। टीपू सुल्तान की हार होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो कि अपमानजनक संधि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों के साथ में देना पड़ा था और साथ ही साथ में युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। ये एक बात याद रखिएगा। और यहाँ पर जो प्रमुख कारण थे वो कारण ये थे कि स्वाभाविक है, जिस तरीके से हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ में मधुर संबंध थे, एक फ्रेंडली नेचर था, तो टीपू सुल्तान का भी यहाँ पर फ्रांसीसियों के साथ में अच्छा संबंध रहा। तो फ्रांसीसियों के साथ में जो संबंध थे ये कारण माने जाते हैं। और साथ में टीपू सुल्तान ने उस समय ट्रावणकोर जो रियासत थी उस पर हमला कर दिया था, उसमें अपने राज्य के विस्तार के लिए यहाँ पर ट्रावणकोर पर हमला किया था टीपू सुल्तान ने। और ट्रावणकोर जो कि पहले से ही अंग्रेजों की एक सब्सिडरी थी, अंग्रेजों के अंडर में थी, अंग्रेज वहां पर उसको सुरक्षा दे रहे थे, और इस कारण से इसमें एक उल्लंघन माना गया और अंग्रेजों ने यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध का ऐलान कर दिया। और साथ ही साथ में जो मैंगलोर की संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि का भी ये उल्लंघन माना गया था। तो यहाँ पर ये जो 3 प्रमुख कारण है इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉर्नवालिस, ये देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये भी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस अपने हम यहाँ पर अपने मित्रों को शक्ति बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया था। यानी कि यहाँ पर कॉर्नवालिस के बारे में ये कहा गया है कि हमने अपने मित्रों को शक्ति बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया, यानी कि इन्होंने अपने मित्रों को यहाँ पर शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को यहाँ पर पंगु बना दिया। ये कॉर्नवालिस ने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया था जब यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान के साथ में ये एक बहुत बड़ी हार के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में जो परिस्थितियां बनती है वो परिस्थितियां किस तरीके से चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ जाती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है, और ये युद्ध भी टीपू सुल्तान, और उस समय गवर्नर बदल जाता है, वो गवर्नर था लॉर्ड वेलिजेली। लॉर्ड वेलिजेली जो कि यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस का जनक के रूप में जाना जाता है। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला जो गवर्नर था वो गवर्नर था लॉर्ड वेलिजेली। तो उसके साथ में ये युद्ध होता है और यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार भी होती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर वो मारा जाता है, कहां पर, श्रीरंगपट्टनम में ही, उसके मुख्य द्वार पर ही वो मारा जाता है वहीं पर। और इस युद्ध में ही यहाँ पर मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। क्लियर हुआ। ये जो युद्ध होता है ये 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त जो अंग्रेजी सेना थी, जिसमें कि अन्य राजे रजवाड़े भी अंग्रेजों के साथ में थे, जिसमें कि हम बात की जाए तो मराठा और निजाम ने भी इनका साथ दिया था, जो कि इनके साथ में एक संधि के साथ में अंग्रेज टीपू पर हमला कर देते हैं, जिसमें कि वेलिजेली इसका प्रमुख था। तो बड़ी बहादुरी के साथ में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध का कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और मैं अभी बताना भूल गया, वो था तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था। इस आंग्ल मराठा युद्ध में टीपू सुल्तान के अपने दोनों पुत्रों को यहाँ पर क्या कर लेता है, वो दोनों पुत्रों को अंग्रेज अपने अंडर में ले लेते हैं, जब तक कि वो यहाँ पर जो युद्ध के हट जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि अगर टीपू सुल्तान नहीं देता है तो यहाँ पर उनके दोनों पुत्रों को कब्जे में ले लिया था। तो इस कारण से यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की राशि देने के बाद में अपने पुत्रों को यहाँ पर इस वापसी मिलती है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों पुत्रों को यहाँ पर अपने अंडर में, अपनी हिरासत में ले लेते हैं, जब तक कि
टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए की युद्ध की हर्जाने की राशि यहाँ पर अंग्रेजों को नहीं देता है। तो ये अपमानजनक संधि के रूप में ही जानी जाती है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, मैसूर की स्वतंत्रता का जो इतिहास था वह उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष का गौरवशाली जो एक अध्याय था, एक चैप्टर था, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से, क्योंकि अब पहले वाडियार वंश पहले से यहाँ पर गद्दी पे था, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर वाडियार वंश पीछे चला गया था और हैदर अली ने यहाँ पर पूरे के पूरे मैसूर राज्य पर अपना कब्जा किया था और नवाब बना था। तो मैसूर राज्य पर गद्दी पर जो पहले से ही वाडियार वंश इससे पहले राज करता था, तो वाडियार वंश को ही यहाँ पर दोबारा से स्थापित कर दिया। वाडियार वंश में उस समय जो वहां का उत्तराधिकारी था वो एक छोटा बालक था, यानी कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, जिसका नाम था कृष्ण राय। कृष्ण राय को यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया, जो कि एक कठपुतली राजा के रूप में यहाँ पर बैठा दिया, जो कि अंग्रेजों की शुरू से ही ये आदत रही है कि कठपुतली नवाब या कठपुतली राजा को बिठाकर जहां पर पूरी सत्ता हमारे साथ में, हमारे अंडर में हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से वाडियार वंश के एक बालक को, जो कि एक अवयस्क था, एक छोटा उम्र का था, जो कि लगभग 5 वर्ष की आयु थी, उसको यहाँ पर गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था कृष्ण राय को यहाँ पर बिठा दिया, तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। क्लियर हो गया। कौन सा, कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड में लॉर्ड जो वेलिजली है उसको यहाँ पर मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की थी। जब मैसूर जीत लेता है वेलिजली, तो यहाँ पर वहां की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने, जो लॉर्ड सोसाइटी है, लॉर्ड सोसाइटी के द्वारा वेलिजली को मार्क्सिस्ट की उपाधि दी गई थी। क्लियर हो गया। अब अपन अगले पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो है, ये तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी थी। यहाँ पर एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हैदर अली की पॉलिसी है। हैदर अली की जो पॉलिसी है वो क्या क्या थी वो अपन समझ लेते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले बता चुके हैं कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए यहाँ पर रॉकेट तकनीकी की शुरुआत की थी, यानी कि रॉकेट तकनीकी, रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाला भारत में वो था हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी जो कि एक फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी थी, फ्रांस से यहाँ पर लेके आया था, वो लाया था हैदर अली। ठीक है ना। सेना का यहाँ पर आधुनिकीकरण किया था, यहाँ पर टेक्नोलॉजी से लैस किया था किसने, हैदर अली ने। और साथ ही साथ में डिंडरगुल में एक तोपखाने की भी स्थापना की थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही साथ में ये धार्मिक सहिष्णुता की यहाँ पर पूरी तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पर इसने दिया की निशानी दी थी, क्योंकि इनकी जो सेना थी इसमें अधिकतर जो मंत्री थे और जो सैनिक थे वो हिंदू सैनिक थे, और हिंदू मंत्री इनकी जो पूरी की पूरा जो दरबार था उसमें इसने रखे थे। चामुंडेश्वरी मंदिर में यहाँ पर दान दिया था। सिक्कों पर पार्वती, विष्णु और शिव का अंकन भी किया था। तो एक प्रकार से रिलीजियस टॉलरेंस भी यहाँ पर देखने को मिलता है हैदर अली की पॉलिसी में। इसके रिफॉर्म की बात की जाए तो रिफॉर्म यहाँ पर ऋण व्यवस्था लागू की थी, यहाँ पर कृषक सुधार किए थे, पॉलीगरों को यहाँ पर, जो कि यहाँ सामंती थे, जिनको कि दक्षिण भारत में पॉलीगरों को जो किसान है, किसानों को पॉलीगर कहा जाता है, वहां पर उनकी व्यवस्था पर अंकुश लगा दिया था। ठीक है ना। यहाँ पर कृषि सुधार किए थे और साथ में मध्यस्थों को अंत किया था। जो बीच के जो आर्बिट्रेटर थे उनको भी यहाँ पर खत्म कर दिया था, जिससे कि यहाँ पर कृषि, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा रिफॉर्म के रूप में इनको देखा जाता है। फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योग की भी स्थापना की, यानी कि टर्की, तुर्क और फ्रांस की सहायता से यहाँ पर, ठीक है ना, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो भी यहाँ पर स्टैब्लिश की थी। ठीक है ना। इसके संबंध फ्रांस के साथ में बेहतर थे, यानी कि एक फ्रेंडली नेचर के साथ में था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में अंग्रेजों के साथ में इसका जो नेचर था वो प्रतिकूल, यानी कि एक प्रकार से वो एनिमी के रूप में अंग्रेजों को यहाँ पर देखता था। कौन, हैदर अली। तो ये थी इसकी फॉरेन पॉलिसी।
जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंने रख दी है। फ्रांस के साथ में फ्रेंडली नेचर थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ में उसके विपरीत नेचर के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ा था कौन? हैदर अली। अब हम आगे चलते हैं, अगली पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो अगले हैं टीपू सुल्तान। जब हैदर अली चला गया, टीपू सुल्तान जब यहाँ पर सुल्तान बनकर आया, तो उस समय इसने क्या क्या किया था। तो इसकी अगर आर्थिक नीति की बात करें तो इसने, ठीक है ना, टीपू सुल्तान ने कैलेंडर, नए कैलेंडर को लागू किया था, हुआ ना, नए कैलेंडर, सिक्के और माप तोल, यानी कि यहाँ पर अलग से यहाँ पर वजन करने के लिए माप तोल की प्रणाली भी लागू की थी। यानी कि टीपू सुल्तान ने नए कैलेंडर को लागू किया तथा सिक्के की ढलाई के लिए एक नई पॉलिसी लेके आया था ये, और साथ ही साथ में यहाँ पर वजन नाप तोल की भी पॉलिसी यहाँ पर लागू की थी, ठीक है ना। और उसकी जो दिलचस्पी थी, ये फ्रांस में जो एक रेवोल्यूशन आया था, ठीक है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा गहरी दिलचस्पी हो गई थी, जो उस समय पे एट द सेम टाइम फ्रांस में भी एक क्रांति चल रही थी, उसमें इसकी बहुत ज्यादा गहरी दिलचस्पी आ गई। साथ ही साथ में इसने भी कृषि सुधार किए थे और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में इसने काफी ज्यादा काम किया था, यानी कि व्यापार में सुगमता लेके आया था। जिस तरीके से हैदर अली ने सुधार किए थे, ये भी उसके पथ पर आगे बढ़ रहा था। राजस्व सुधार यहाँ पर किए थे, जिसमें कि जागीर प्रथा का को खत्म किया था इसने। सामंत पॉलगिरों की शक्तियों को यहाँ पर रिजर्व कर दिया था, एक लिमिटेड बना दिया था, जिनको की ज्यादा पावर थी उस पावर को यहाँ पर कंट्रोल कर दिया था। साथ ही साथ में यहाँ पर तृतीय युद्ध के बाद में राजस्व में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी थी, यानी कि अपने रेवेन्यू को यहाँ पर बढ़ा दिया था, अपने सैनिक शक्तियों को विस्तार करने के लिए। जो राजस्व रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसमें 30% का इजाफा इसने किया था, ठीक है। और साथ ही साथ में एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगला पॉइंट मैं बात करूं तो सैनिक की बात किया, तो सैनिक में यहाँ पे सैनिकों का आधुनिकीकरण किया था। शस्त्रागार भी इसने यहाँ पे ज्यादा पावरफुल बना दिए थे। रॉकेट टेक्नोलॉजी के साथ में ये आगे बढ़ रहा था, जो कि फ्रांस से यहाँ पर रॉकेट टेक्नोलॉजी लेके आया था। पहली बार भारत में अगर किसी ने रॉकेट हथियार का उपयोग किया था मिडिल हिस्ट्री में, तो वो टीपू सुल्तान ने ही यहाँ पर रॉकेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था अपने युद्धों में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। साथ में अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो ये ब्रिटिशों के प्रतिकूल रही थी, ब्रिटिशों से इसके संबंध सही नहीं थे। एक प्रकार से ये दुश्मनों की तरह व्यवहार करता था। जिस तरीके से ब्रिटिशों की यहाँ पर एक विस्तारवादी नीति थी, एक्सपेंशन की नीति थी और सत्ता को हथियाने की नीति थी, तो इस कारण से ब्रिटिश को यहाँ पर के लिए यहाँ पर एक प्रतिकूल नीति के, एक प्रतिकूल यहाँ पर मन के साथ में, प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ में ब्रिटिशों के साथ में रहता था ये। और फ्रांस के साथ में और तुर्कियों के साथ में, अफगान के साथ में भी इसकी अलग से संबंध है, जो फ्रेंडली नेचर थे, जिनके साथ में ये मिलकर व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या, फ्रांस, तुर्की और अफगान में अपने खुद के एम्बेसडर को भेजा था यहाँ पर, जो यहाँ पे एक पूरी तरीके से दूत मंडल यहाँ पर भेजे थे। एक प्रकार से कॉन्वे को यहाँ पर भेजा था, ट्रेड करने के लिए, अपने विकास के लिए। जो ट्रेड जो सहमति थी उसमें अन्य देशों में एक पूरा का पूरा कॉन्वे को यहाँ पर भेजा था, जो कि फ्रांस, तुर्की और अफगान के जो अफगानी क्षेत्र था वहां पर इसने भेजा। फ्रांस के साथ में फ्रेंडली नेचर थे, फ्रांस के साथ में एक बेहतर संबंध। धार्मिक सहिष्णुता की बात की जाए तो यहाँ पर हैदर अली की तरह तरह ये भी एक धार्मिक सहिष्णु था। यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस अपनाया था इसने, जिसमें कि जो श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पे की मठ मठ थे, यहाँ पर हिंदू मठ थे, तो वहां पर उसके मंदिर में यहाँ पर दान दिया था और देवी शारदा की मूर्ति की भी स्थापना यहाँ पर टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो यानी कि ये रिलीजियस टॉलरेंस को उसने फॉलो किया था हैदर अली की तरह ही। साथ ही साथ में श्रीरंगपट्टनम में यहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जो कि फ्रांसीसियों की सहायता से 1794 में यहाँ पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी स्थापित किया था, जो कि फ्रांस और मैसूर की एक मैत्री का सिंबल था, एक फ्रेंडशिप का यहाँ पर एक सिंबल के रूप में जाना जाता है। किसको, जो यहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ठीक है ना, जो कब लगवाया था 1794 में, ये याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में इसने एक क्लब, फ्रांसीसी क्लब की भी सदस्यता ली थी।
ठीक है ना, इस क्लब का नाम था जैकोबिन। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब की भी सदस्यता इसने ली थी। याद हो गया? इतनी चीजें आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से किसी भी एक पॉइंट्स पर आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। और अगला पॉइंट जो कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो कृषि होती थी, कृषि का जो 1/3 भाग था वो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, 1/3, यानी कि जो 100% है उसका 30%, यानी कि 1/3 जो भाग था वो रेवेन्यू के रूप में यहाँ पर लेता था टीपू सुल्तान। 1796 में उसने 9 सेना तथा 9 घाट बनवाए थे, यानी कि कहां पर? खड़ी में। ठीक है ना, 9 सेना और 9 घाट यहाँ पर 1796 में अपनी नौसेना को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर घाटों का भी निर्माण करवाया। ठीक है ना, और ये 9 सेना 9 घाट का निर्माण मैंगलोर में, मुलीदाबाद तथा जो गाजिदाबाद है यहाँ पर इन 9 घाटों का निर्माण टीपू सुल्तान ने करवाया था। कब? 1796 में। 1796 में 9 सेनाओं के लिए यहाँ पे 9 घाट का भी, नौका घाट का भी निर्माण करवाया गया था मैंगलोर में, मुलीदाबाद और गाजिदाबाद में इन नौका घाटों का निर्माण करवाया था। टीपू सुल्तान ने विदेशी व्यापार के विकास के लिए फ्रांस, तुर्की और ईरान तथा अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर दूत भेजे थे, कॉन्वे भेजा था, और साथ ही साथ में चाइना, चाइना में भी भेजा था इसने। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, याद आ गया मेरे को। तो यहाँ पर चाइना में भी इसने अपने दूत मंडल को व्यापार करने के लिए भेजा था, और व्यापार में यहाँ पर आगे बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर अन्य देशों से भी यहाँ पर संपर्क किया था। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट जो कि मैं आपको यहाँ पर लगातार बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर संगवेदी है, यहाँ पे भी जो जो हुआ था, मंदिर के लिए दान दिया था और शारदा देवी के लिए भी दान दिया था। और आखिरी जो युद्ध था वो आखिरी युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, और 1799 में आखिरी युद्ध में टीपू सुल्तान की यहाँ पर श्रीरंगापट्टनम में अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है, और 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान यहाँ पर मारा जाता है, और एट द एंड अंग्रेजों का मैसूर पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने तो पूरा का पूरा पॉइंट, पूरे के पूरे फैक्ट जो कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपको बता दिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको इस सेकेंड जो वॉर हुई थी, ये मैसूर और अंग्रेजों के बीच में, आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने पूरे चारों युद्ध आपको क्लियर कर दिए। इससे पहले मैंने बंगाल के ऊपर जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया पॉलिसी को लेकर, उसके बाद में मैसूर पर किया, तो ये मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब हम अगली क्लास, अगले टॉपिक में जो अगला लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम मराठाओं को लेंगे, और मराठाओं पर किस तरीके से यहाँ पर विस्तारवादी नीति के तहत मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में लिया। ये पॉइंट्स अपन अगले लेक्चर में समझने वाले हैं। तो इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ। अपने नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स आप पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो को लगातार प्ले करके आप स्वयं भी बना सकते हैं। जय हिंद।